हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम बनाने वाले हैं वीडियो नंबर 2। इसका वीडियो नंबर फर्स्ट यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस बच्चे ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें हमने भारतीय कृषि की समस्याएं और विशेषताओं के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो वो वीडियो देखकर नहीं आए हैं और सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के आइए, फर्स्ट पार्ट को, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर है हमारा 3 और हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। और आप देख रहे हैं एएससी क्लासेस और मैं हूं आपका एसेंसर। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं भारतीय कृषि की जो समस्याएं थी उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमने करी थी उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, जो जो हमने समस्याएं वहाँ पर पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे सॉल्व होने वाली हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी और तो आप उनको सुधारेंगे। तो कौन कौन से सुधार थे? सबसे पहला सुधार है आपका टेक्नोलॉजी सुधार। मतलब जो तकनीक थी उसमें कौन कौन से सुधार करे गए थे। हमने अब देखा था ना कि हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक टेक्नोलॉजी थी। उस टेक्नोलॉजी को लेकर हम अपनी कृषि को डेवलप नहीं कर सकते थे। तो हमने इसलिए टेक्नोलॉजी को हमने इंक्रीज किया, उसमें डेवलपमेंट किया। तो कौन कौन से थे? तो सबसे पहला इसका पॉइंट बनता है कि अधिक उपज वाले जो बीज थे हमने वो क्या कर दिए थे, यूज करना शुरू कर दिए थे। जो हाइब्रिड वाले बीज थे जिनको MHYV हाइब्रिड वाले जो बीज होते हैं उनका यूज हमने करना शुरू कर दिया था। ये देखने में छोटे होते हैं लेकिन इनके ऊपर जो फसल होती है, जो इनमें कैपेसिटी होती है फसल को बीज को उत्पन्न करने की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और पहले जो हम फसल उगा रहे थे वो हाइट में लंबी थी लेकिन उसमें जो उत्पादन था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो इसलिए हमने HYV बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, हाइब्रिड वाले बीजों का। रासायनिक खाद का भी हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया था क्योंकि हम पहले जैविक खेती के ऊपर डिपेंड थे। तो उस समय उसमें हमें कम कृषि देखने को मिलती थी। कीटनाशक और पीड़कनाशक दवाइयों का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और हमने सबसे मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि हमने वैज्ञानिक रूप से खेती करना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिक रूप का मीन्स है कि अगर कहीं पर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और आपकी दोमट मिट्टी मिलती है तो उस मिट्टी के अंदर कौन सी फसल अच्छी होती है हमें ये वैज्ञानिक रूप से ही पता चला। और किस जलवायु में कौन सी फसल पैदा होगी, जहां पर लगता है कि जलवायु चावल की फसल के लिए है तो वहां पर गेहूं की फसल नहीं हो सकती, तो वहां पर चावल की फसल हमने इसीलिए हमने वैज्ञानिक रूप को अपनाया और वैज्ञानिक ढंग से हमने कृषि को शुरू कर दिया, जिससे हमारी पैदावार में इंक्रीजिंग आई। हमारी जो पैदावार थी वो बढ़ने लगी और खेती के संसाधनों को भी हमने प्रयोग करना सही से शुरू कर दिया था। जो हमारे खेती के संसाधन थे उनको भी यूज हमने सही से इस्तेमाल कर लिया था। उसके बाद में हमने नेक्स्ट सुधार करा कि संस्थागत सुधार देखने के लिए करें। हमने संस्थागत सुधार कौन कौन से थे कि भूमि का उन्मूलन हमने कर दिया था। भूमि का उन्मूलन का मतलब है कि जिसे हम चकबंदी वगैरह बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में निर्धारित लगान यानी कि जो लगान था वो अलग अलग था और किसी से ज़्यादा किसी से कम। तो इससे भी क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता था। तो हमने ये क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया, इसकी जो राशि थी वो क्या कर दी, हमने निश्चित कर दी। उसके बाद हमने चकबंदी कर दी। चकबंदी भी हम पढ़ेंगे। चकबंदी का मतलब है कि जहां पर किसी के खेत, एक सपोज करो एक खेत यहाँ पर है, उसका एक खेत यहाँ पर है, यहाँ पर उसकी बहुत सारी जमीन है, एक छोटा सा पट्टा इसका यहाँ पर, और यहाँ पर किसी व्यक्ति की अन्य जमीन है, तो उसको एक ही जगह जमीन दे देना, उसे बोलते हैं हम चकबंदी। कि उसका पूरा एक ही चक बना दिया जाता था जिसमें क्या होता था, उसकी और कहीं जमीन ना होकर सारी जमीन उसकी वहीं पर ही उसको दे दी जाती थी। भूमि का वितरण की हमने कौन सी, किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि रखने के लिए जो योजना बनाई थी, जो सरकार की प्लानिंग थी कि अब जो जमीन होगी सब पर बराबर बराबर और किसी पर ज़्यादा जमीन नहीं होगी। और सहकारी खेती को हमने अपनाया था। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, सबको एक एक दूसरे से मतलब आप रिलेटेड देखते हैं कि कौन सी चीज में, कौन सी पॉइंट में किस तरीके के सुधार थे। तो सामान्य सुधार हमने करेगा। सामान्य सुधार कौन कौन से थे? सिंचाई संसाधनों में सुधार कर दिया हमने। जो सिंचाई के जो संसाधन थे वो क्या थे हमारे,
वो धीरे धीरे हमने डेवलप करना शुरू कर दिए। अब हम डीप ड्रॉप वगैरह और हम ट्यूबवेल वगैरह का और बांध वगैरह का, हम नदियों वगैरह का इस्तेमाल अब सही से करने लगे हैं। वर्षा के ऊपर हमारी कृषि डिपेंड नहीं है। साख का प्रावधान, मतलब मैंने अभी आपको बताया था नाबार्ड, ठीक है, जो नाबार्ड बताया था मैंने, नाबार्ड बैंक की स्थापना कर दी गई कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको आसानी से लोन मिल सके, वो साहूकार और बड़े बड़े जमींदारों के चक्कर में ना फंसे। बाजार एवं सहकारी समितियां बनाई गई, मतलब जो मंडियां होती हैं वो मंडियां स्थापित कर दी और अपनी फसल को आराम से सुविधा अनुसार बेच सकें, ऐसी जगह निश्चित कर दी गई थी। कीमत समर्थन नीति, मतलब ऐसी वो बनाई गई, योजना बनाई गई, ऐसी संस्था बनाई गई जिससे कि किसानों को कोई भी नुकसान ना हो, उनको उनकी फसल का और उनकी मेहनत का पैसा सही से मिल सके। उसके बाद में टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सुधार करे गए कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, मैंने अभी आपको बताया था। अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि कौन कौन से सुधार हमने इसमें करे थे। तो अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हमने करा, जिसको हमने क्या करा, इसको मुख्य रूप से हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने हाइब्रिड यानी कि HYV बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जो इससे पहले थे, हम 1965 में हम क्या करते थे, परंपरावादी मतलब जो पहले से हाइब्रिड वाले, जो मतलब इसमें बीज नहीं थे, इसमें सिर्फ हाइट ही लंबी होती थी और उसमें पैदावार कम होती थी, तो उसमें हमें इतना मुनाफा नहीं होता था। तो हमने हाइब्रिड वाले बीजों को ही अपनाना शुरू कर दिया, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, और हमने इन जैसी फसलों में वृद्धि करना शुरू कर दिया था और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कर दी। राष्ट्रीय बीज निगम कि अब आप यहाँ से आसानी से बीज कोई भी किसान यहाँ से ले सकता था। हर राज्य में हमने एक संस्थान ऐसी खोल दी है गवर्नमेंट ने कि जहाँ से कोई भी बीज ले सकता है। उसके बाद है रासायनिक खादों का प्रयोग। हमने जो रासायनिक खाद थी उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जैसे कि जो खेतों की उपज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी, वो पैदावार को इंक्रीज यानी कि डेवलप कर देती थी, इंक्रीज कर देती थी। उसके बाद में कम क्षेत्रफल से अधिक पैदावार करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ा। मतलब ये कम खेतों में क्या कर सकती थी, जिसके पास में कम जमीन होती थी तो उसकी उपज भी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देती थी रासायनिक खाद। इसके प्रयोग से फसल में उत्पादन में क्या हुई, हमारी वृद्धि हुई। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, फसलों में बीमारी से बचने के लिए हमने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कीट पतंगों से बचने के लिए, जो हमारी फसल खराब हो जाती थी, चूहे का लग जाते थे, उसमें कीट पतंगे आ जाते थे, जिससे क्या होता था, फसल सही से उत्पन्न नहीं हो पाती थी, फसल बेकार हो जाती थी और किसान को हानि देखने के लिए मिलती थी, हानि होती थी। तो हमने इसलिए कीटनाशक और पीड़कनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे कीड़े और जंगली जानवरों से बचाया जा सके। वैज्ञानिक खेती हमने करनी शुरू कर दी थी कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का मीन्स मतलब उन्नत किस्म के बीजों का हमने चुनाव कर लिया। भूमि को तैयार करना कि किस तरीके से कौन सी फसल किस तरीके से तैयार कर कर हम बो सकते थे। पहले जुताई करना, फिर उसमें उसको कितने दिन तक खाली छोड़ना है, उसमें कौन से किस समय पर खेती में खाद देना है, किस समय पर उसकी सिंचाई करनी है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। बदल बदल कर फसलों को हमने मतलब यूज करना शुरू कर दिया। बदल बदल का मतलब कि सपोज करो हमने इसमें इस बार चावल यानी कि गेहूँ, वो चलो हमने गेहूं की खेती ली और अब हम उसमें जो अगली फसल बोएंगे वो गेहूं की खेती ना होकर हमने दाल वगैरह या फिर अन्य कोई सी फसल इसमें उगा देते थे। फिर जब वो फसल हो जाती थी तो फिर उसके बाद में दोबारा हम इसको गेहूं की फसल उगाते थे। तो इससे क्या होता था, एक रोटेशन बना रहता था। उसके बाद में सही समय पर सिंचाई और उर्वरक डालना भी हमने सीख लिया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि खेती के उपकरणों में भी हमने धीरे धीरे वृद्धि करना शुरू कर दिया। सरकार भी सतर्क हो गई और हमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिला कि खेती के यंत्रीकृत संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अधिक प्रयास किए गए। सरकार उत्तेजित हो गई, सरकार मतलब अपना काम सही से अब करने लगी थी। सरकार को भी लगने लगा था कि कृषि को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए और कृषि के उपकरणों को भी बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे किसानों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करा दी और उन्होंने सरकारी समितियां क्या कर दी, स्थापित कर दी थी। उसके बाद में क्या करा, इन्होंने ग्रामीण बैंक और वाणिज्य बैंकों की स्थापना करी, जिससे कि जो छोटे मोटे किसान होते थे वो साहूकारों के चक्कर में ना आकर बैंकों से ही सीधा लोन ले सकते थे और कम ब्याज दर पर उनको लोन मिलता था और वो बैंक को धीरे धीरे चुकाते रहते थे, जिससे कि क्या होता था, उसके परिवार का गुजारा आराम से हो जाता था, वो किसान आराम से अपनी खेती कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को आगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग से हमने शुरू कर दी थी।
अब हम बात करते हैं भूमिगत सुधार, जिसको हम संस्थागत सुधार भी बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है, ये पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमने कौन कौन से सुधार करे थे कि मध्य स्थानों का उन्मूलन कर दिया था। मध्य स्थान मतलब कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको हमने खत्म कर दिया। जो बड़े बड़े जमींदार थे जिस पर बहुत ज्यादा जमीन होती थी, वो क्या करता था, छोटे मोटे किसानों को पैसे देता था और उससे उसकी जमीन को हड़प लेता था और उसको उसी खेत पर क्या करता था, मजदूरी का काम करना पड़ता था। स्वामित्व का अधिकार सभी को दे दिया, मतलब अब सब अपनी जमीन के अलग अलग मालिक होंगे। जमींदारों के द्वारा छोटे किसानों का शोषण भी बंद हो चुका था, अब कोई भी जमींदार किसी भी छोटे किसानों का कोई शोषण नहीं कर सकता था। निर्धारित लगान, यानी कि जो लगान की राशि थी वो निर्धारित कर दी गई थी, मतलब लगान की जो मात्रा थी वो निश्चित कर दी गई। गैर कानूनी तरीके से, जो गैर कानूनी तरीका होता था, उसको लगान की वसूली को बंद कर दिया गया, जो कि वो जो जमींदार होते थे वो गैर कानूनी तरीके से क्या करते थे, लगान को वसूल करते थे। लगान की राशि 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1/3 कर दी गई थी। तो उसमें से क्या हुआ, उसको 3% मतलब 30%, 3% उसको बहुत ही कम ब्याज देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। मतलब कि लगभग 200 या 250 रुपए के समथिंग उसके साल में ये जाते थे। तो जिससे क्या होता था, उसको आराम से उसको अपना गुजारा कर सकता था। उसके बाद में चकबंदी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चकबंदी क्या है और कब शुरू करी गई थी और सबसे ज्यादा चकबंदी कहाँ पर हुई, कौन से राज्य ने चकबंदी को सबसे पहले यूज करा था। अगर आप ये सारी चीज चाहते हैं कि मैं आपको डीपली बताऊं कि चकबंदी क्या होती है, चकबंदी को सबसे पहले किसने अपनाया था, चकबंदी में होता क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो मैं आपको इसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा चकबंदी को लेकर, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना कि आप अगर चकबंदी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। चकबंदी क्या होती है, यानी कि विखंडन भूमि को, यानी कि विखंडन भूमि मतलब जिसकी अलग अलग टुकड़ों में जमीन बटी हुई है, अलग अलग है, तो उसको सबको क्या कर दिया उन्होंने, सरकार ने एक साथ कर दिया कि अब वो एक ही जगह सारी जमीन को लेके रह सकता है, उसको जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है अपनी जमीन के लिए। वो यहाँ पर भी पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, मतलब वो अलग अलग तरीके से पट्टों को धीरे धीरे सबको एक ही जगह मिला दिया और सरकार के पास में रिकॉर्ड हो चुका था कि किस व्यक्ति के पास में कितनी जमीन है। ये सारी चीज अब सरकार को पता लग चुकी थी, इसी से ही चकबंदी से सरकार को पता चला कि कौन से किसान पे कितनी सारी जमीन है। तो किसानों ने उसकी पूरी जानकारी, जमीन एक ही जगह कर दी जाती थी, मतलब जो किसान था उसकी जमीन को एक ही जगह कर दिया जाता था, अब उसे जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं थी। 2004 में लगभग 1623 लाख हेक्टेयर भूमि की चकबंदी करी गई थी। 2004 को सबसे बड़ा चकबंदी का वो माना जाता है कि 2004 में सबसे ज्यादा चकबंदी करी गई थी। इस चीज को, ये हाईलाइट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा चकबंदी कौन से साल में और कितनी करी गई थी। तो आप 1623 लाख हेक्टेयर जमीन की चकबंदी करी गई थी 2004 में, जिस समय पर आपकी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं निर्धारित भूमि। जो भूमि थी सबको निर्धारित कर दी गई, मतलब कि सरकार ने भूमि की सीमा को निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक परिवार के पास में सीमित जमीन होगी और सभी व्यक्ति क्या होंगे को भूमि दी जाएगी। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिन पे 1-1, 1.5-1.5 बीघे जमीन होती है, वो मोस्टली उनको क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है, इंदिरा जो थी, इंदिरा गांधी की सरकार में क्या था, इनको पूरी जमीन ये पट्टे के तौर पर दी गई थी। जो किसान होते थे, जो जमीन पर उनके काम करते थे और काफी सालों से बड़े बड़े जमींदारों के, किसानों के यहाँ काम करते थे, तो उनको क्या कर दिया गया, तो इनको निर्धारित कर करके, भाई एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई तेरे पास में 50 बीघा ही जमीन होगी, तो उससे ऊपर की जो जमीन होती थी वो गरीबों में बांट दी जाती थी। आगे देखो हम बात करते हैं कि सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होता है कि जो छोटे किसानों को जो खेती होती है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब जो छोटे छोटे किसान हैं जिन पर पट्टे थे, जो चकबंदी के दौरान मिले थे, उन पट्टों के लिए, मतलब जो छोटे किसान थे उनको प्रोत्साहित करना कि वो और ज्यादा बढ़ चढ़ कर क्या कर सकें, खेती कर सकें। उसके बाद में जो सरकार थी उसकी जो कीमत होती थी बीज की, वो सरकार क्या करती थी, उसको कम बीज मतलब कम कीमत रखती थी, जिससे कि क्या होता था, वो जो किसान था वो आसानी से अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज ले सकता था। और क्या करते थे कि उसको उसी क्वालिटी में 2-3 तरीके के बीज उसको मिल जाते थे कि जिसकी अलग अलग कीमत होती थी, जो उसके लिए अच्छे होते थे वो उसमें से चूज
कर सकता था। उसके बाद में आपका सरकारी कीमत पर ही फसलों को क्या होता था, खरीदा जाने लगा था और बेचा जाने लगा था। मतलब जो छोटे किसान थे अब उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिलता था, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता रहता था, जिससे कि क्या होता था, जो छोटे किसान थे वो भी आगे अपने बेचारे क्या कर सकें, अपने आगे बढ़ सकें। आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो सामान्य सुधार थे, इसमें हमने क्या करा गया, सिंचाइयों के, जो सिंचाई थी उसमें तरह तरीके की सिंचाइयों के लिए हमने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तरह तरह की योजनाएं बनाई और उन्होंने बांध वगैरह बनाए। उन्होंने जहाँ पर लाइट नहीं पहुंची थी वहाँ पर नदियों से ले जाकर तालाब वगैरह, या फिर आपकी जो छोटी छोटी नहर थी या बम्बे जिनको हम बोलते हैं, वो पहुंचाए। तो सिंचाई के संसाधनों ने सरकार में बहुत सारे सुधार करे गए थे। जैसे वर्षा पर जहाँ पर डिपेंड थे, अब वहाँ पर क्या है, आधुनिक तरीके से सिंचाई शुरू कर दी थी। सिंचाई संबंधित कई परियोजनाएं चलाई गई थी, जैसे सरदार मानसरोवर और बहुत सारी चीजें हैं आपकी। इसमें क्या हुआ, जो संसाधन थे उनको बढ़ाया गया, ट्यूबवेल वगैरह लगाई गई, लाइटों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़ाया गया, लाइटों को जहाँ जहाँ नहीं पहुंची थी वहां तक लाइट को पहुंचाया गया, गांव गांव तक बिजली को पहुंचाया, जिससे कि हो सके जो ट्यूबवेल वगैरह होती थी, जो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से जो ट्यूबवेल वगैरह चलती हैं, उनको क्या करा जाए, उनको आगे उनको बढ़ाया जाए तो सिंचाई उनकी कर सकें। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी से तो चलने वाली ट्यूबवेल ये बनने लगी थी, लेकिन बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को आविष्कार में बदल दिया था, जैसे जनरेटर वगैरह से भी हम क्या कर सकते थे, ट्यूबवेल को चला सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे शादियों में जनरेटर लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वैसे ही क्या एक जनरेटर होता था, वो जनरेटर लगा दिया जाता था और जो पाइप उससे पानी उसको निकाल कर सिंचाई कर दी जाती थी। उसके बाद में ऋण की सुविधाएं भी बैंकों ने क्या कर दिया, सरकार ने बैंकों को दे दी थी कि आप छोटे छोटे जो किसान हैं या फिर जो गांव के ग्रामीण किसान हैं उनको आसानी से लोन मिल सके। तो कई बैंकों की स्थापना करी गई, कम ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जाने लगा था। और 1982 में, ठीक है ध्यान रखना, 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना करी गई थी, जो आज बहुत बड़ा बैंक बन चुका है। और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड बैंक के ही सहायक आपको स्थापनाएं मिलेंगी, सहायक शाखाएं मिलेंगी। समय समय पर किसानों को ऋण का भी माफ का भी योजनाएं लेके आई। जब भी सरकार आती थी, तो कोई भी सरकार आती है तो वो किसानों के जो ऋण होता था उसको माफ करती भी है और आगे भी करती ही रहेगी। उसके बाद में बाजार एवं सरकारी समितियां, बाजार खोले गए, सरकारी समितियों को पूरा किया गया कि जो किसानों को अपनी फसल की पूरी कीमत मिल सके, इसके लिए समितियां बनाई गई। वे समिति क्या करती थी, वो ध्यान रखती थी कि किसानों को हानि तो नहीं पहुंच रही है या फिर किसानों के साथ में शोषण तो नहीं हो रहा है मंडी में। बाजारों में कीमत का निर्धारण कर दिया गया था, सरकार ये अपना एक रेट निकाल देती थी और उसी रेट पर क्या होता था, मंडियां सारी फसलों को खरीदती थी। किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी विपणन समितियां बनाई गई, जिससे कि हो सके आसपास जो छोटे छोटे जो 4-5 गांव होते थे वो वहां से उनका एक छोटा सा केंद्र बनाते थे, वहां पर उनको बताया भी जाता था कि कृषि कैसे करनी है और किस तरीके से कृषि मतलब उनको पूरा वहां पर एजुकेटेड भी किया जाता था और सारी सुविधाएं वहां पर उनको मिलती थी। कीमत समर्थन नीति, मतलब कीमत को लेकर भी क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा किसानों के साथ में शोषण होता था, तो किसानों के लिए सरकार ने कीमत समर्थन नीति बना दी थी। किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिलने का वादा दिया गया कि भाई हम आपको आपकी फसल का पूरा कीमत देंगे, पूरा हिसाब रखेंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। तो उसके लिए भी क्या करा, सरकार ने नीतियां बनाई और तरह तरह की योजनाएं चलाकर उनको क्या करा गया, किसानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई। बाजारों को सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून बनाए गए, जिससे कि क्या हो सके, बाजार में कोई काला बाजारी या चोर बाजारी ना कर सके। उसके बाद में आपका आता है हरित क्रांति, जहां पर हमने एक पढ़ा था कि हरित क्रांति जहां पर देखा था कि जो फसल थे हमारी उसमें हमने हाइब्रिड वाले बीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यह हरित क्रांति का टॉपिक एक अलग से आया है, इसमें से इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता था, इस बार भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो आप आगे भी पूछा जाएगा। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हरित क्रांति है क्या रियल में। उसके तो इसे हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है आपका नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो सी सुब्रमण्यम को जाता है, ध्यान रखना। एम एस स्वामीनाथन
एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति जो हरित क्रांति थी उनको लाने के लिए सी सुब्रमण्यम का मतलब साथ दिया था। सी सुब्रमण्यम ही भारत में हरित क्रांति के जनक है। अगर आपका वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाता है तो सी सुब्रमण्यम है। और एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने सबसे बड़ी हेल्प करी थी कहाँ पर, भारत में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, हरित क्रांति को आगे चलाने के लिए। तो कृषि क्षेत्र में देखो इसमें क्या क्या हुआ था। कृषि क्षेत्र में आए आधुनिक बदलाव में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब कृषि में जब चेंज होने लगा था, हम आगे बढ़ने लगे थे, तो उसी को ही हरित क्रांति बोला जाता है। इसका मुख्यालय मुख्य रूप से 1967 और 68 को माना जाता है। मतलब इसका जो ईयर माना जाता है वो 67 से 68 का माना जाता है, जो मुख्य कार्यकाल है इसका। ठीक है। बीजों में सुधार, सिंचाई में सुधार, खेतों की जुताई में सुधार, फसलों की कटाई में सुधार इत्यादि इसके अंदर सारी चीजें देखने को मिली थी। फसलों की उन्मद यानी कि आपका फसलों की जो उत्पन्न, ये आपका सॉरी गलत लिखा हुआ, उत्पन्न क्षमता में वृद्धि करी गई थी। ठीक है। उत्पन्न क्षमता में यानी कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी इसी हरित क्रांति को लेकर। उसके बाद आपका किसानों ने निर्वाह खेती के स्थान पर व्यापारिक खेती को अपना लिया था। पहले आप वो क्या करते थे, अपने और अपने परिवार के लिए कृषि करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, सबके लिए कृषि शुरू कर दी थी। जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी थी। मतलब अब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थे, हम दूसरों से आयात नहीं करवाते थे, अब हम निर्यात भी करने लग गए थे और खाद्यान्न स्टॉक में वृद्धि होने लगी थी। ठीक है। तो ये था कृषि हरित क्रांति। लेकिन हरित क्रांति की हानियां भी, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की फायदे हैं तो किसी चीज के उस चीज के नुकसान भी हैं। तो इसमें हमें हानियां कहाँ कहाँ पर हुई थी, देखते हैं क्या क्या हानियां थी। सीमित फसलों में सुधार हुआ था, केवल गेहूं और आपका मक्का और बाजरा जैसे मतलब और चावल जैसी फसलों को ही, ज्यादातर गेहूं और चावल जैसी फसलों में ही मुख्य रूप से ज्यादातर हमें सुधार देखने को मिला था। बाकी की जो और फसलें थी उनमें हरित क्रांति नहीं देखने को मिली थी। उसके बाद में सीमित क्षेत्रों का विकास, केवल कुछ ही क्षेत्रों का विकास हुआ था, कुछ ही राज्यों ने इसको अपनाया था। जो राज्य सीमित थे और सक्षम थे उन्होंने ही इसको अपनाया था, बाकी जगह जो और राज्य बचे थे उन्होंने इस चीज को नहीं अपनाया। सीमित किसानों को सुधार, मतलब जो छोटे किसान थे वो ज़्यादा पैसे देकर बीज नहीं खरीद पाए थे, इसलिए उनको इस चीज़ का फायदा नहीं हुआ। इसमें सिर्फ बड़े किसानों को, जो जमींदार थे, जो बड़े लेवल पर कृषि करते थे, उन्हीं लोगों को फायदा हुआ था। उसके बाद में आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता मतलब जिन्होंने इन कृषि को अपना लिया था वो और भी ज़्यादा डेवलप हो गए थे, लेकिन जिसने इस कृषि को नहीं अपनाया था वो धीरे धीरे वीक होते चले गए और इनमें बहुत ज़्यादा गैप होने लगा था। मतलब एकदम से इनके बीच में एकदम डाउन शेप आने लगा था। यहाँ पर आपके बड़े किसान और यहाँ पर बिल्कुल छोटे किसान इस तरीके से हो गए थे। तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पर मिला था। ये हरित क्रांति के बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसमें नुकसान हमें देखने को मिला था। तो आज का ही ये चैप्टर आप यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और आपका चैप्टर क्या हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो लाएंगे चैप्टर नंबर 4 की। और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि मेरा मनोबल और अच्छा हो जाए और मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ हो। और हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए।